अंकल के घर में एक लड़का वर्ल्ड वार 1 के बाद 4 साल के बाद घर आया है। सुबह उसका फर्स्ट डे है घर में और वो नाश्ता कर रहा है। यहाँ से बात ख़त्म हुई थी, वो नाश्ता कर रहा है। उसका अंकल उसका कमरे में बैठ के वेट कर रहे हैं चेयर के ऊपर और उसको नींद आ गई है, ख्वाब आने लगा है। अब वो नींद आ गई है, नींद में वो ख्वाब आता है। ख्वाब में क्या देखता है, यहाँ से ख्वाब शुरू हो रहा है। वो अकेला था कमरे में, उसने देखा कि ख्वाब में उसका जो नेफ्यू है, उसका जो भतीजा है मिस्टर फिलिप है, वो नाश्ता करके इसके कमरे में आ गया है और नाश्ता थोड़ा सा उसके हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ मुंह में है भी कर रहा है। और वो आके उसने कहा था, अंकल जी सॉरी आई एम लेट। उसने कहा लेट नहीं हो आप, अब 2 घंटे लेट हो। उसने कहा 2 घंटे लेट कह लें या 22 घंटे पहले कह लें, मैंने नाश्ता तो कर लिया ना। उसने कहा ये गुस्ताखी है। और वो आके फिलिप टेबल पड़ी हुई है, मैंने आपको बताया था देयर वाज अ बिग टेबल इन द रूम। टेबल के अपोजिट साइड पे चेयर पड़ी, उस चेयर पे आके बैठ जाता है और साथ अपनी जेब से पाइप निकालता है, सिगरेट पीना चाहता है वो। ये बात भी उसके अंकल को खिलाफ मामूल लगी है, जो कि उसके घर के रूल्स रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, घर में सिगरेट पीना। उसने कहा था ये आप क्या कर रहे हैं, आपने इजाज़त ली अपनी आंट से, एमिली से? तो वो कहता है ले लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। वो आवाज़ देता है आंटी को, हाँ जी। आंट एमिली कहती है यस यू में स्मोक, आप पी सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये आपको सिखाया आर्मी ने 4 सालों में, ये क्या तरीका है आपका बात करने का। और उसने कहा था कि क्या ये मैं स्मोकिंग सिर्फ जर्मन में कर सकता था, यहाँ अपने घर में स्मोकिंग नहीं कर सकता मैं? जब इस तरह हॉट बातें हो रही होती हैं तो वो कह रहा है, अंकल कह रहे हैं अगर तूने मेरे घर में रहना है तो यू हैव टू अडॉप्ट सिविलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंक्चुअलिटी। मेरे घर को पंक्चुअल आपने रहना है, खाना जिस वक्त पकता है उसी वक्त खाना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने निभानी है और इजाज़त लेनी है काम करने से पहले, यानी कि ऐसा स्मोकिंग वगैरह का। उसने कहा अंकल जी देखें मुझे आप बच्चों की तरह बिहेव ना करें। तो उसने कहा बच्चों वाली बात नहीं है, अगर आपने इस घर में रहना है तो आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आप घर छोड़ के जा सकते हैं। और उसने कहा था ठीक है अंकल मैं घर छोड़ के किसी और जगह घर ले लेता हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ अलाउंस तो देना, क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ अलाउंस चाहिए। उसने कहा था कि यू आर नॉट एट द एज ऑफ 25, तुम 25 के भी नहीं हुए हो, तो तुम्हारे अब्बू ने ये कहा था कि 25 का होगा तो इसको मनी ट्रांसफ़र करनी है। फिर वो कहता है कि कहता है मैं उसको स्टोरी सुनाता है अपनी मेच्योरिटी ज़ाहिर करने के लिए कि मैं मेच्योर हो गया हूँ, 23 का हूँ लेकिन हूँ मैं 30 का, 35 का भी हूँ मैं। वो एक स्टोरी सुनाता है, कह रहा है, और वो रियल स्टोरी है, जंग की स्टोरी है। कह रहा है हमारी फ़ौज जो कंपनी थी उसका एक पार्ट था, एक आर्मी की एक कंपनी का यूनिट था। कह रहा है वो एक वुड में फंस गया था, एक ट्रेंच में हम लोग फंस गए थे दुश्मन के आगे, मेरी आधी कंपनी मारी गई थी वहाँ, और कंपनी कमांडर ने मुझे कमांड दे दी कि अब आप क्या करें। तो कह रहा है मेरे सामने सिर्फ 3 रास्ते थे। क्या थे? मूव टू, आगे बढ़ूं, मारा जाऊं, या हैंग ऑन, हाथ खड़े कर दूं, या फिर कहता है गो बैक। कह रहा है मैंने बड़ी कमाल होशियारी से वो डिसीजन लिया कि मेरी उस ट्रेंच के पास एक और 500 गज़ के फासले पे एक और ट्रेंच थी, मैंने उसमें पनाह ले ली, अपनी कंपनी को बचा के निकल आया मैं। कह रहा है अंकल जी उस वक्त मैं 25 का नहीं था, 35 का बल्कि 45 का बन गया था। यानी मैं इतनी अक्लमंदी से फ़ैसला किया। मेरा कंपनी कमांडर खुश था, हालांकि वो ब्रिगेडियर था, उसने 20 मेडल जीते हुए थे, लेकिन उसने मुझ पर फ़ख्र किया, उसने मुझे कमांड दे के अच्छा समझा। तो कह रहा है मैं इसलिए मुझे आप पैसे दे दें, मैं देखने में 23 का ही हूँ, लेकिन वैसे मैं अक्ल के लिहाज से, शऊर के लिहाज से, डिसीजन के लिहाज से मैं 35 और 45 का बन चुका हूँ। लेकिन अंकल उसकी बात को नहीं मानते, बल्कि उसे कुछ सेंटेंस बोले, वो लिखे जो डायरेक्ट उसने बोले हैं ना अंकल ने। तो अब देखो कितना, गिव मी सम अलाउंस, मुझे कुछ पैसे दें आप, अनटिल आई केम टू माई मनी, जब तक मेरी रकम मुझे नहीं मिल जाती। ये आंटी ने भी उसको कहा था कि कुछ पैसे इसको दे दें, अपना काम चला लीजिए। लेकिन वो कहता है योर फादर एविडेंटली थॉट सो, कहता तेरे अब्बू ने तो ऐसा नहीं सोचा कि 25 से पहले दे दें इसको, तो यू वुड नॉट हैव टू इंटरेस्टेड यू टू माई केयर, उसने तुम्हें मेरी केयर में दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा ना। और तो वो कह रहा है कि जब स्टोरी सुनाई ना उसने आर्मी की, उसने कहा कि माई फादर डिड नॉट फोर सी दिस वॉर, चूँकि मेरे बाप को गैब का इल्म नहीं था,
उसने स्टोरी, उसने ये जो मैंने आपसे कहा ना, ये अब्बू को नहीं पता था कि मैं इतना डिसीजन पावर मेरी आ जाएगी, मैं इतना जो है रिस्पॉन्सिबल बन जाऊंगा। अब्बू को थोड़ी इस बात का पता था ना, उसने जंग देखी थी पहले। तो अब ये कह रहा है कि अब वो कह रहा है तुम मेरे साथ वेजिटेबल बिजनेस में शामिल हो जाओ, यानी मैं जैम का काम करता हूँ, जैम का काम करता हूँ, तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ। उसने कहा था ये वेजिटेबल मैरो और ये टर्निप जो है ना, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसका काम नहीं करूँगा, मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। उसने कहा था आर्किटेक्ट बनने की एक एज होती है, यू हैव लेफ्ट द ट्रेन ऑलरेडी, तो वो ट्रेन छूट चुकी है, तुम्हारी उम्र गुजर चुकी है। वो कह रहा है इसका मतलब अब कोई सोलिसिटर या लॉयर या डॉक्टर नहीं बन सकता, ये क्या बात हुई। ये उनकी बहस हो रही होती है, और ये बहस सारी की सारी हॉट वर्ड्स में होती है, यानी गुस्से नाराज़गी में होती है, खुशी से नहीं होती। और वो बच्चों की तरह उसको डील कर रहा है उसका अंकल। वो कह भी रहा है, कह रहा है अंकल जी आप मुझे बच्चों की तरह डील कर रहे हैं, आई एम नॉट चाइल्ड स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, आई एम नॉट स्कूल गोइंग चाइल्ड। तो वो उसने कहा है कि आप अगर स्कूल, कहता है मैंने 4 साल जंग में रहा हूँ, मैंने कुछ सीखा ही है ना। तो उसका अंकल कह रहे हैं अगर सीखा है तो नज़र क्यों नहीं आता मुझे। उसने कहा आपको नज़र नहीं आता क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। उसने कहा है कि अगर आपने रहना है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब ये बातें हो रही होती नाराज़गी में, तो उसकी एक पॉकेट में रिवॉल्वर होता है और एक पॉकेट में बम होता है। बम जो हैंड ग्रेनेड होता है छोटा, जो जंग के दौरान 2-4 आदमियों पे फेंक देते हैं। अब वो अपना रिवॉल्वर निकाल के ये उंगली पे घुमाना शुरू करता है। अंकल थोड़ा सा डर जाता है कि ये क्या किया। तो उसने बताता है, कहता अंकल जी इस रिवॉल्वर से मैंने 20 जर्मन मारे थे। उसने कहा कि जर्मन मारे थे जर्मनी में, ये घर है, ये चल भी सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, चल जाएगा तो एक्सीडेंट ही हो जाएगा कि मेरा अंकल मारा जाएगा। और मैंने तो इससे जो थे ना ओल्ड अंकल, कई ओल्ड अंकल मारे हैं जो जर्मन थे। तो वो थोड़ा सा डर जाता है। उसने कहा ये क्या मुझे थ्रेट कर रहा है ये। तो उसको थोड़ा सा ना वो कहता है बेटे पुट इट डाउन एट वंस, ये लिखा भी है मैंने। उसने कहा बेटे पुट इट डाउन सर। अच्छा उसकी ना टोन बदल गई है, रिवॉल्वर देख के टोन बदल गई है। उसको सर कहा है, पुट इट डाउन सर, बल्कि 2 दफ़ा कहा है पुट इट एट वंस सर इसको प्लीज़ नीचे रख दें, प्लीज़ नीचे रख दें सर इसको। अब देखें साथ ही झुक गया है वो। अब वो कहता है कि ये बात कह के ना, तो वो जाने लगता है अंकल। कहता है मैं जाता हूँ, सुबह 9 बजे चलेंगे ऑफिस, हम आपको अपने साथ में ले चलूँगा। वो चाहता है जल्दी जल्दी इससे दूर हो जाए क्योंकि इसके हाथ में रिवॉल्वर देख लिया उसने। अब ये कहता है नहीं अंकल जी, इसके दूसरे मैं बम था, वो भी उसने उसको शो कराया दिखा के कि जी हम फेंकते हैं दुश्मन पे, थोड़ा सा उस पर रोब जा रहा है फोर्स का। और वो कहता है वी हैव टू यूज़ फोर्स टू पुट डाउन द फोर्स। हमें जुल्म को दबाने के लिए जुल्म करना पड़ता है, हमें फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। कह रहा है अंकल जी तुमने पैसों की फोर्स यूज़ की है ना, पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल किया है, मैं तुम्हें फोर्स के साथ ब्लैकमेल करता हूँ। तो मैं आपको जो है ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप कहाँ जा रहे हैं, स्टैंड अप एंड हैंड अप, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर दें, मेरे आगे झुक जाएं। मतलब कि आपको जो फरसूदा ख्यालात हैं वो अपने दिल से निकाल दें। हम यंग जनरेशन है, ये बात थीम में भी आपको आएगी नेक्स्ट पार्ट में, आपको वहाँ इन डिटेल बताऊँगा मैं। उसने कहा अंकल जी हमारी भी माना करें, हम भी आपके बच्चों की तरह होते हैं, ये आपका तरीका गलत है, तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा, मेरे आगे झुक जाएंगे तो ठीक है। वो कहता है अगर मैं तेरे आगे ना झुकूँ, सरेंडर ना करूँ। उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया कामरेड। कामरेड एक सी से होता है, यहाँ के से लिखा गया है। और उसने कहा अंकल जी ये जो जर्मन सिपाही जब सरेंडर करते हैं ना, सरेंडर का ये अपोजिट है, सरेंडर का सिनोनिम है कॉमरेड, कि मैं आपका फ्रेंड बन गया, मुझे कुछ ना कहा जाए। कई यूज़ करते हैं, कुछ सरेंडर करते हैं, कोई हैंड्स अप करते हैं, कुछ नी डाउन करते हैं, झुक जाओ, कुछ बैठ जाओ और गर्दन को नीचे झुका लो और हेड डाउन कर लो। हर एक का सरेंडर करने का तरीका होता है। उसने कहा था कि जर्मन सोल्जर कॉमरेड लफ्ज़ यूज़ करते थे, उसने भी यही किया है। कहता अंकल जी कॉमरेड, स्टैंड टू अटेंशन में खड़े हो जाओ और बोलना बंद करो। अब अंकल कह रहे हैं अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो फिर वो उधर रिवॉल्वर करके ना अंकल की तरफ तो काउंटिंग शुरू करता है 1 2 3। अंकल फौरी तौर पे जो नी बेंट इनटू नी, घुटनों के बल झुक जाता है। अंकल को पता है कि अब ये मुझे शूट कर देगा, ये मुझे मार देगा। अब ये अंकल झुक जाता है, यही वो झुकाना चाहता था उसको अंकल, यानी कि उसके ओल्ड फैशन रस्म और रिवाज को वो ख़त्म करना चाहता जो उसने कर दिए हैं। और जब अंकल झुकता है तो फिर वो भी झुक जाता है, वो भी रिवॉल्वर अपनी जेब में रखता है
और अंकल को जाके उठाता है, कहता है अंकल जी उठें आप। उठ के उसको चेयर पे बिठाता है, फायर के पास उसके आगे अखबार रखता है, कहता है ये ले अखबार पढ़े, मैं अभी आता हूँ, और ये कह के कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ख्वाब ख़त्म हो गया। वो बाहर निकल जाता है तो अंकल की आंख खुलती है। जब आंख खुलती है देखता है कमरे में उसको पसीना आया होता है, ख्वाब का डर होता है कि मुझे रिवॉल्वर दिखाया मेरे फिलिप ने या मेरे नेफ्यू ने, तो उसको एक डर लगा हुआ है। अब अभी तक देखें, अभी तक फिलिप नाश्ता कर रहा है, वहाँ आया नहीं है, रियल में नहीं आया। तो आप ख्वाब के बाद अंकल जेम्स जो थे उनकी आंख खुल गई है। जब अंकल जेम्स की आंख खुली है तो वो कुर्सी पे फायर के पास बैठे हुए हैं, सामने अखबार रखा हुआ है, आंखें मलते मलते वो उठे हैं। जब देखे उठा है तो कमरे में कोई नहीं है। जब उनकी नज़र पड़ी है डाइनिंग रूम की तरफ तो वहाँ से फिलिप आता हुआ उनको नज़र आता है। अब फिलिप की एंट्री होती है रियलिटी में, पहले थी ख्वाब में। अब फिलिप एंटर होता है, कहाँ से, डाइनिंग रूम से निकल के अपने अंकल की तरफ आ रहा है। और पहला जो उसके पास उसने नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है, कुछ हाथ में पकड़ा हुआ है पीस और कुछ मुंह में है। और उसके अंकल ने आते ही उसको कहा है कि आए बेटे फायर के पास बैठें। देखा, दिस वाज द चेंज। ख्वाब में उसका और रूप था, अब वो ख्वाब से डरा हुआ है कि कहीं ये मेरा जो फिलिप है ये कोई ऐसी बदतमीजी ना करे, रूडनेस ना करे। पहला उसने सेंटेंस अंकल ने कहा आए यहाँ फायर के पास बैठ जाएं, उसने कहा नहीं मैं इधर ही बैठता हूँ। वो टेबल के दूसरी तरफ जाके बैठ गया है और अंकल भी उठ के वहाँ चला गया है, उसके पास जाके बैठ गया है। और बैठते ही फिलिप ने अपनी जेब में हाथ डाला है। अब अंकल ने चूंकि ख्वाब में देखा था कि जब वो पॉकेट में हाथ डाला था तो उसने रिवॉल्वर निकाला था। अब अंकल जेम्स फ़ौरन डर गए हैं कि अब ये रिवॉल्वर निकालेगा। उसके ज़हन में ख्वाब चल रहा है, याद रखें आप, अब उसके ज़हन में ख्वाब चल रहा है, लेकिन उसने जेब से पाइप निकाला है, सिगरेट निकाले हैं। ही वॉन्ट्स टू स्मोक, वो स्मोक करना चाहता है। लेकिन देखें ख्वाब में क्या कहा था, अब वो डरा हुआ है। उसने कहा है कि हाँ बेटे पिए पिए, बगैर पूछे ही कह दिया बेटे आप सिगरेट पिए, कोई बात नहीं, ये आपका अपना घर है। उसको सिगरेट की परमिशन मिल गई है। लेकिन वो कह रहा है मैं आपसे एक बात करने के लिए यहाँ रुका हूँ कि अब आप आर्मी छोड़ के आ गए हैं, तो अब आपका क्या इरादा है? व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ? डू यू वांट टू जॉइन माय बिजनेस और अदर समवन? क्या करना चाहते हैं आप लोग? तो उसके जो पहला सेंटेंस उसने बोला ना, उसने ये मैं आपको लिख भी दिया जो बुक में लिखा हुआ है। उसने ही प्रॉफिटली सेड, उसने फ़ौरन जवाब दिया, तरकी जवाब देना, फ़ौरन जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा बर्न माई यूनिफॉर्म एंड सेल माई रिवॉल्वर। पहला काम ये करें मेरी यूनिफॉर्म को जला दें, बर्न कर दें, एंड सेल माई रिवॉल्वर, मेरा रिवॉल्वर बेच दें। फिर रिवॉल्वर के नाम पे फिर वो डर गया। उसने कहा इसका मतलब रिवॉल्वर तो है ना इसके पास। दो बातें होगी, फिर वो डरा हुआ है, उसके ज़हन में वो जो ना ख्वाब ड्रीम चल रहा है, कहता है ये मेरा बेच दें आप। तो अब ये वो कह रहा है नहीं बेटे आप आपका ख्याल था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। देखें आर्किटेक्ट उसने ख्वाब में कहा था, उसको तो पता भी नहीं, चूँकि उसको थोड़ी पता कि मैं अंकल के ख्वाब में गया हूँ। उसने कहा बेटा आपका ख्याल था आर्किटेक्ट बनने का। वो कहने लगा अंकल जी मैं ये मेरी उम्र गुजर चुकी है, मैं 23 का हो गया हूँ, अब मैंने आर्किटेक्ट नहीं बनना, अब जो आप चाहें मैं वो बन जाऊँगा। अब देखें अंकल को उसने फुल इख्तियार, एनीथिंग यू लाइक, जो आप चाहे जो आप ठीक समझते आप कर लें। तो अंकल ने इतना प्यारा सेंटेंस कहा, अंकल ने कहा आज आप हॉलीडे करें, रेस्ट करें, एंटरटेन करें, कल मेरे साथ 9 बजे जाना और मैं जाऊंगा आपको साथ ले जाऊंगा। उसने कहा अंकल जी ये हॉलीडे ही है, आर्मी से बाहर जो है ना गाड़ियों के पीछे भागना, चढ़ना, बस का वेट करना, अखबार ख़रीदना, लंदन की सड़कों में घूमना, ये सारा कुछ कह रहा अंकल जी एंटरटेनमेंट ही है। आप क्या समझते हैं कि ये हॉलीडे ही है मेरा, तो मैं आपके साथ ही चलूँगा। उसने कहा आओ फिर मेरे साथ, मैं आपको चल के आखिरी करैक्टर जो मैंने लिखा था आपको ये लिखा था मिस्टर बॉम्फोर्ड। कहता है मिस्टर बॉम्फोर्ड से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, ये दफ्तर जाने लगे, आप याद रखना बात, ठीक है? उसने कहा आए मेरे साथ दफ्तर, मैं जाके आपकी मुलाकात मिस्टर बॉम्फोर्ड से कराता हूँ, वो हमारा मैनेजर है। उस मैनेजर की एक खूबी यहाँ लिखी है, एक खामी लिखी है, वो मैंने लिख दी है। उसने कहा ही इज़ अ लिटिल स्टिफ, वो थोड़ा सख्त है, सख्त मिजाज है वो, बट अ वेरी गुड फेलो, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा मैनेजर है। क्योंकि ये आर्मी का बंदा है,
इसने अंकल की बात नहीं सुनी, अंकल के आगे नहीं झुका, अंकल की स्टिफनेस से ये तंग था, तो उसको कैसे बर्दाश्त करता। उसने फिर एक सेंटेंस बोला आगे से फिलिप ने, उसने कहा इसका मतलब है आई विल कीप माई रिवॉल्वर विद मी, फिर रिवॉल्वर मैं अपने साथ ही रखता हूँ। ये उसने एक तंज की है कि जिस तरह मैंने ख्वाब में आपको रिवॉल्वर दिखा के ना अपना गिरविदा बनाया है, मैंने अपने अंडर लाया हूँ, तो इसी तरह मैं उसको लेके आऊँगा। हालांकि उसको नहीं पता मैं ख्वाब में गया हूँ। ये उस राइटर ने उसके मुंह से ये वर्ड बुलवाए हैं कि जिस तरह कहता है इसका मतलब मैं अपना रिवॉल्वर साथ ही रखूं, फिर यानी कि उसकी स्टिफनेस निकालने के लिए, क्योंकि मैं ऑनर बन के जा रहा हूं ना, तो ये यहाँ तो कह रहा है मैं अपना रिवॉल्वर साथ रखूं। ये कह के दोनों कमरा छोड़ देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब दफ्तर चले गए हैं। उसने कहा अंकल जी आपका जो बिज़नेस है मैं वही ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू ज्वाइन द बिज़नेस ऑफ जैम विद यू। अब अंकल की और दोनों की सुलह भी हो गई है। सुलह हुई, नाराज़ हुए ही नहीं थे, वो तो ख्वाब में थे। अब उसने अंकल का ही बिज़नेस शुरू कर लिया है और दफ्तर चले गए हैं आज 9 बजे सुबह। क्लियर बात होगी। यहाँ पे स्टोरी तो हो जाती है ख़त्म। इसके अपने पीछे बहुत सारे ना सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये हैं, वो मैंने लिखे हैं आपके लिए, देखें। एक तो यह है कि ये एक लाइट कॉमेडी है। लाइट कॉमेडी एक मज़ाहिया अंदाज है कैसे, और इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, तब्दीली आई है, तब्दीली पॉजिटिव आई है। देखें कैसे आई है। इसमें रोल ऑफ ड्रीम बहुत अहम है बेटे। रोल ऑफ ड्रीम हमें इतने अच्छे, देखें इसमें राइटर की जो इंटेलिजेंसी है ना, राइटर की जहानत है, कमाल के साथ उसने अंकल, चचा और भतीजे को आमने सामने ला खड़ा नहीं किया। देखें अगर सामने होते रियलिटी में तो मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो कहते हैं तलवार से ज़्यादा तेज़ होते हैं। शायद वो मिलना जुलना ही छोड़ देते, शायद ऐसे हालात पैदा होते वो सचमुच उसको शूट कर देता, गोली मार देता। राइटर ने कमाल होशियारी से वो चीज़ें ख्वाब में दिखा दी हैं। चूँकि अंकल का ज़हन ख़राब था थोड़ा सा, उसको ठीक करने के लिए राइटर ने उसको ख्वाब में मुलाकात कराई उनकी। अब ख्वाब में नाराज़गी भी कोई नहीं होती। ख्वाब में अपने फिलिप को ये भी नहीं कह सकता था कि आपने मुझे रिवॉल्वर दिखाया, आपने मुझे बम दिखाया, कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये ख्वाब तो ख्वाब होता है। तो ख्वाब की इतनी इम्पोर्टेंस है इस वन एक्ट प्ले में कि एक तो चेंज आई कि ही वॉज अ मोल्डेड पर्सन आफ्टर द ड्रीम। अंकल की बात कर रहा हूँ मैं। ख्वाब के बाद ही वॉज अ मोल्डेड पर्सन, ही वॉज अ चेंज्ड पर्सन। उसमें एक चेंज आ गई थी, चेंज पॉजिटिव आई थी। और क्या हुआ था, और देर वॉज डेथ ऑफ वॉर्न आउटमोडेड थाट्स। जो पुराने ख्यालात हैं, फरसुदा ख्यालात हैं, उनकी डेथ हुई यहाँ। यानी पुराने ख्यालात हार गए हैं और न्यू जनरेशन के ख्यालात जीत गए, ये दिखाया गया है। तो पुराने ख्यालात को वॉर्न आउट, फरसुदा ख्यालात भी कहते हैं, उनकी डेथ हुई है, ख़त्म हुए, एंडेड हो गया, खात्मा हो गया है। और तीसरी बात ये हुई है, ब्लैकमेलिंग ऑफ सर्वेंट्स वाज एंडेड। देखिए नौकरानी ने घर में सबको आगे लगाया हुआ था। नौकरानी जीना तो नौकरानी बन के रहना चाहिए था उसको। उसने घर में सबको आगे लगाया हुआ था, किसकी शय पे, अंकल जेम की। अंकल जेम्स जो थे वो थोड़े ऐसे थे, तो उसकी वजह से अब इसमें उसका भी खात्मा हो गया। नौकरों को नौकर बनाया उसने, मुलाजिम को मुलाजिम बनाया उसने। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिफरेंस क्लियर किया उसने। ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो इस तरह घर नहीं चलते होते ना, ऑफिस चलते होते हैं। ये इसका खात्मा हो गया। और तीसरी मैंने बता दी इंटेलिजेंसी ऑफ राइटर। राइटर की इंटेलिजेंसी ने हॉट वर्ड्स तो कराए लेकिन ख्वाब में। और चाचा भतीजा के दरमियान जो रिलेशन था वो वही का वही रहा है, ठीक रहा है, बिल्कुल सही रहा है। और इसके ये सारा कुछ क्यों पेश आया था, सारा कुछ पेश आया था बेटे, एक बात है जो टॉप की मुझे नज़र आई इस पूरे प्ले में, वो थे कि दे वर इशूलेस। उनकी औलाद नहीं थी, बे औलाद थे वो। देखें घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो आदमी को चेंज करते हैं। रूल्स रेगुलेशन सारे ऑफिस में होते हैं, घर में नहीं चलते बच्चों के सामने। बच्चे अगर टीवी पे कार्टून देख रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से न्यूज़ का चैनल लगाएं, क्योंकि बच्चों से प्यार करते हैं। तो बच्चे आपके ज़हन से स्टिफनेस निकाल के ना, एक हार्शनेस निकाल के प्यार भरते हैं। अगर आप बच्चे को डांट के लेंगे तो फिर आप, यही तो है, जिस घर में बच्चे नहीं हैं उसमें एक ग्रम्पी कह लें, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें। अंकल का भी यही हाल था, घर में बच्चे नहीं थे, बच्चों की वजह से चेंज आती है, वो नहीं थे। और क्या था, एक वाइफ थी। वाइफ तो पहले खामद के अंडर होती है, तो मुलाजम वैसे ही अंडर मुलाजम होते हैं। तो इसलिए उसकी घर में जो थोड़ी थी ना, वो हार्शनेस नज़र आ रही थी, स्टिफनेस नज़र आ रही थी, क्योंकि औलाद बहुत चेंज लाती है। औलाद बड़े बड़े फ़ैसले आपसे चेंज करवा देती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो अकेले थे
और तन्हाई का शिकार था, उसके ज़हन में ये सारी चीज़ें तब आ रही थी। लेकिन राइटर ने बड़ा कमाल किया। राइटर ने आखिर पे जो मैं आपके लिए थीम निकाला ना, राइटर ने वो इतना किया जिसे कहते हैं ना कि अचीव द ऑब्जेक्टिव विदाउट सस्टेनिंग एनी लॉस, जिसे कहते हैं सांप भी मर गया और डंडा भी बच गया। सांप भी मर गया, डंडा भी बच गया, मतलब कि उसके ख्यालात भी चेंज हो गए अंकल के, नौकर भी ठीक हो गए, नौकर चाकर भी ठीक हो गए, घर के हालात भी ठीक हो गए। अंकल जो चाहते थे कि ये मेरे साथ कारोबार में शरीक हो, वो भी हो गया। उसने कारोबार ज्वाइन कर लिया। उसने एक बात भी नहीं बोली, जो कुछ बोला ख्वाब में बोला। इसीलिए वो अंकल का ताबे फरमान था। अंकल भी गलत नहीं थे, सिर्फ मैंने बताया ना, बिकॉज ऑफ इशूलेस ही वॉज अ स्टिफ पर्सन। घर में कोई नहीं था, बोर होता रहता था। बच्चों से खेलना, बच्चों से प्यार करना, चेंज आती है। तो अब ये आखिर इसका थीम यही मैं कहूँगा कि जो सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई, मतलब कि अचीव द ऑब्जेक्टिव विदाउट सस्टेनिंग एनी लॉस। So viewer, thank you very much for watching my video.